राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारे 30 कदम में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। हमारे जितने भी टॉपिक्स हमारे इंडियन इकोनॉमी में पूछे जाते हैं हम लोग सभी को लगभग देख चुके हैं। अब बारी आती है मिसलेनियस की, विविध प्रश्नों की बारी आती है। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से। हमारे मिसलेनियस का हम लोग दो अलग अलग सेगमेंट में हम लोग देखने वाले हैं, दो अलग अलग वीडियो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मिसलेनियस के हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहली बात तो मिसलेनियस जैसा कुछ होता नहीं है, जो पूरे के पूरे सिलेबस में लिखा रहता है वहीं पर से रहता है। तो अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पब्लिक सेक्टर के लिए या फिर पब्लिक के लिए जो हम लोग के डिजिटल फ्रेमवर्क हम लोग बनाते हैं, उन सारे के सारे सेगमेंट को इकट्ठे तौर पे हम बोल देते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे पास आधार ऑप्शन क्या क्या दिया है? आधार दिया है, एक यूपीआई दिया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दिया है, डिजी लॉकर दिया है और प्राइवेट क्रिप्टो एक्सचेंज। जब हम लोग बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जहां जहां पब्लिक आता है वहां वहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आता है। तो गवर्नमेंट आधार बनाता है, गवर्नमेंट यूपीआई का वहाँ रेगुलेशन उसका हमारे गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, डिजी लॉकर का रेगुलेशन जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो एक्सचेंज है इसका रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है, अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में पूछ रहे हैं। फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है? सभी छोटे बैंकों को एक में मिलाना, दूसरा बोल रहा है फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित सहमति आधारित तरीके से शेयर करना, तीसरा बोल रहा है कि भारत के कुल सोने के भंडार की गणना करना, और चौथा बोल रहा है ग्रामीण बैंकों को मुफ्त इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो मुफ्त इंटरनेट का तो बात नहीं है, कैलकुलेट द गोल्ड रिजर्व, ये भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन की बात नहीं करते हैं। फाइनेंशियल, ठीक है, इनेबल सिक्योर कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर उसको आपके डेटा को यूज करना है जिसमें आप इनरोल्ड हैं किसी न किसी तरीके से, तो वहां पर पहले आप क्योंकि उसके कस्टमर हैं तो आपकी सहमति उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बिना सहमति के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको सबसे पहले ये पूछते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी चर्चा ये भी हो जाती है, जैसे अभी गवर्नमेंट को अगर कुछ डेटा देना रहता है, गवर्नमेंट को कुछ डेटा लेना रहता है ना, तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होगा। लेकिन वही कोई प्राइवेट कंपनी अपना ऐप बना के अगर आपको एक्सेस मांगती है, क्या हम आपके फोटोज पे एक्सेस ले सकते हैं? अपनी गैलरी का एक्सेस दे दो, अपने लोकेशन का एक्सेस दे दो, अपने कैमरे का एक्सेस दे दो, जो जो चीज का एक्सेस उसको चाहिए रहता है हम लोग सब दे देते हैं। एक प्राइवेट कंपनी देने में हम लोग को दुख नहीं होता, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट अगर किसी डेटा को लेने की बात होती है तो बवाल हो जाता है। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के पीछे का कारण अगर लॉजिकल है तब तो ठीक बात है, और अगर एक जगह हम लोग अगर लॉजिकल मानते हैं उसको, तो हर जगह उसको लॉजिकल मानना जरूरी है, नहीं तो फिर वहां पर डबल फेस्ड वाली बात हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर उस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2025 की शुरुआत में भारत के बैंकिंग सेक्टर के कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए, एनपीए क्या होता है भाई? अगर कोई हम लोग हमारी बैंक जो है लोन देती है किसी पर्सन को, चाहे वो प्राइम कस्टमर हो चाहे नॉर्मल कस्टमर हो, अगर उसको हमारी बैंक लोन दी हुई है और वहां पर उसका परफॉर्मेंस वो परफॉर्म नहीं कर रही है, वो जो हमारा जिसको लोन दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कोई पर्सन ए है, उसको लोन दिया गया है और वो अपना जितना उसको हर मंथ पे करना है, रीपे करना है, वो सब पे नहीं कर रहा है। तो कब तक? 3 महीने तक अगर वो रीपे नहीं किया है तो फिर वहां पर उस बैंक अकाउंट को जो बैंक है वो बोल देती है कि भैया ये वाला ना एसेट हमारा ऐसा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अब ये काम नहीं कर रहा है, तो उसको एनपीए में डाल देती है। और इसका जो नंबर है हमारे देश में बैंक का ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 2015 के आसपास की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 11% के आसपास ये पहुंच चुका था। तो अभी वर्तमान में 2025 के स्टार्टिंग में बोल रहा है पिछले 10 साल में सबसे कम रहा है। ये बात तो एकदम फैक्चुअल डेटा है। अगर इसको भी स्टेटमेंट बना के पूछ दे तो उसमें भी ध्यान रखना पिछले 10 सालों में सबसे कम है। तो कितना है? तो टोटल लोन का 2.6% है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 5.5, 8.2, 12.0 ऐसा रहा है पहले, अभी सबसे कम है 2.6, जो कि हमारे अच्छे बैंकिंग सिस्टम की
एक बात को बता रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2025 में शुरू किया गया E0 FIR सिस्टम इन कामों के लिए डिजाइन किया गया, किस काम के लिए डिजाइन किया गया है? ट्रैक फिजिकल पुलिस पेट्रोल्स, तो इसके लिए फिजिकल पेट्रोलिंग के लिए तो वहां पर नहीं है। मॉनिटर फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर के लिए भी नहीं है, ठीक है। रजिस्टर न्यू कंपनीज, ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर है ऑटो कन्वर्ट साइबर फाइनेंशियल क्राइम कंप्लेंट्स इनटू FIRs, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है बैंकों के और हमारे बैंकिंग सिस्टम और हमारे पुलिस प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा ये एग्जाम्पल पेश करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस समिति की सिफारिश ने मतलब किस समिति ने सिफारिश की कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं, शुड बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड ऑपरेटेड एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज, ठीक है, इनको अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं। तो हमारे पास अलग अलग हमारे पास कमिटीज है भाई, केलकर कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी और रंगराजन कमेटी। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हन कमेटी। अब जो नरसिम्हन कमेटी 2 बार स्टैब्लिश की गई है, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से ईयर में, नरसिम्हन 1 और नरसिम्हन 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोजेक्ट सशक्त किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट सशक्त के बारे में पूछ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, MSME को मजबूत करना, बैंक में स्ट्रेस्ड असेट्स, उन्हीं को ही बोलते हैं हम लोग NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट भी वही है, का समाधान, और क्या बोल रहा है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स इन बैंक्स, NPAs के बारे में है हमारा प्रोजेक्ट सशक्त, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के आंतरिक ऋण में शामिल है। आंतरिक ऋण में क्या क्या शामिल होता है? जितने भी ऋण होते हैं ना, जितने भी टाइप के लोन रहते हैं, वो 2 ही टाइप के होते हैं, या तो हमारे पास इंटरनल रहेगा या फिर एक्सटर्नल रहेगा। एक्सटर्नल मतलब जितना भी सारा, ऐसा सारा का सारा हमारा लोन जो हमारे किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, जैसे या तो हो सकता है वर्ल्ड बैंक, IMF से हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी कोई कंट्री अगर लोन दे रहा है तो वो भी हमारा एक्सटर्नल में आ जाता है। लेकिन अगर इन सब को छोड़ दिया जाए, सारे के सारे ऐसे सेक्शंस जो हमारे हमारे देश से ही ऑपरेट किए जाते हैं, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो वो हमारा इंटरनल लोन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बोल रहा है, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ये हमारा एक्सटर्नल है भाई। मार्केट बोरोविंग्स, GSEC एंड T-बिल, T-बिल मतलब ट्रेजरी बिल होता है, GSEC मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो यही हमारा इंटरनल लोन है, ठीक है। बोरोविंग्स फ्रॉम IMF अभी बताया मैं, ये एक्सटर्नल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ये भी बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो ये भी हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें ही एक और भी शामिल है, अगर कोई बैंक से भी लोन लिया जा रहा है किसी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा, तो वो भी हमारा इंटरनल लोन की कैटेगरी में आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में कौन सा संगठन साल में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूं, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया था, ऐसा पूछ रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, और क्या बोल रहा है हमारे पास, रैंपिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनर्गठन, ठीक है, प्रमोशन ऑफ 7 प्राइमरी कलर्स इन टेक्सटाइल, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड वैक्सीनेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क और एक होता है मिशन इंद्रधनुष, ये दोनों अलग अलग चीज है। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क जो है हमारे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड है, और एक इंद्रधनुष क्रांति करके भी है, इंद्रधनुष या फिर रेनबो हमारा रेवोल्यूशन भी आता है। तो रेनबो रेवोल्यूशन है कि सारे हमारे कृषि क्षेत्रों में एक साथ विकास के बारे में हम लोग वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब किसी एक सेक्शन के बारे में बात नहीं करी। जैसे हम लोग का एक सेक्शन हो जाता है हरित क्रांति, तो हमारे अनाजों से रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारे तिलहन से रिलेटेड हो जाएगा। पिंक रेवोल्यूशन हो जाएगा हमारे मीट से रिलेटेड हो जाएगा, तो सॉरी झींगा से रिलेटेड हो जाएगा, झींगा के उत्पादन से रिलेटेड। तो वहां पर जब हम लोग इंद्रधनुष की बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो पूरे के पूरे अलग अलग जितने भी रेवोल्यूशन है उनका समावेशन वहां पर हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फ्रेमवर्क, यहाँ पर जब फ्रेमवर्क आ जाना तो समझ जाना कि ये हमारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो हमारे ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन हमारा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास नैरो बैंकिंग ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहां बैंक, ठीक है, नैरो बैंकिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ओनली लैंड टू स्मॉल फार्मर्स हैव वेरी फ्यू ब्रांचेस, ठीक है, उनकी बहुत कम ब्रांच है। तीसरा बोल रहा है अपने फंड को सिर्फ रिस्क फ्री सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। और चौथा बोल रहा है कोई डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते। तो डिपॉजिट तो स्वीकार करते हैं भाई, ओनली आ गया मतलब ये भी खत्म है, ठीक है, सिर्फ लोन लेते हैं, सिर्फ लोन देते हैं किसानों को, तो वो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर बैंक्स में आ जाते हैं, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। हैव वेरी फ्यू ब्रांचेस, ब्रांच छोटा या बड़ा होने से वो नैरो या फिर ब्रॉड नहीं होता है। हमारा राइट आंसर होगा इन्वेस्ट देयर फंड्स इन ओनली इन रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, क्योंकि अभी नया नया बैंक बना है तो बहुत ज्यादा वहां पर वो लोड नहीं ले सकता और बहुत ज्यादा नुकसान में भी नहीं जा सकता, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना उसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉल मनी मार्केट का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, क्या चीज के लिए किया जाता है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म लोन, दूसरा बोल रहा है सोने की ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड, तीसरा बोल रहा है इंटर बैंक बोरोविंग फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स, और चौथा बोल रहा है फाइनेंसिंग द मूवी इंडस्ट्री। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंटर बैंक बोरोविंग्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है, छोटे पीरियड्स के लिए हमारा इंटर बैंक बोरोविंग्स, ये है हमारा राइट आंसर। ये हमारा कॉल मनी में हम लोग यही करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग इंटर बैंक इसके लिए करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई बैंक ए है कोई बैंक बी है, वो लोग आपस में आपसी सहमति से वो लोग बोल लेते हैं कि भैया मैं उसमें कोलेटरल दे भी सकते हैं और ना दें तो भी हमारे पास यहाँ पर वो चल जाता है काम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारत में आखिरी उपाय का ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, ये क्या है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिससे हम लोग अगर कुछ नहीं होगा ना तब जाके हम लोग उससे लोन लेंगे, तब मतलब जब कोई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तब जाके वहां पर हम लोग उसको यूज करेंगे, तो वही वाला उसी को बोलते हैं हम लोग लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो हमारा हमारे इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए पूछा है, तो हमारा राइट आंसर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा भाई आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ के पास ना हम लोग जाने ही नहीं चाहते, वो ऐसा पर्सन है जो ना डांट फटकार के और अपने हिसाब से वो लोन देता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बैंक में एमसीएलआर का मतलब क्या होता है, एमसीएलआर इन बैंकिंग, तो हमारे पास मिनिमम कैपिटल लैंडिंग रेट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में मिल गया हम लोग को मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट रेशियो, मार्केट कॉस्ट, लोन रेट, ये सब गलत है, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, बी ऑप्शन हमारा राइट है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भुगतान बैंक की अवधारणा की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई, द कंसेप्ट ऑफ पेमेंट्स बैंक वाज रिकमेंडेड बाय विच कमिटी, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, तो नचिकेत मोर समिति कमेटी, बिमल जालान, वाई एच मालेगाम कमेटी और शिवमन कमेटी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नचिकेत, ठीक है, नचिकेत मोर कमेटी है, उसके सिफारिश पे भुगतान बैंक के कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट किए। अगला क्वेश्चन है हमारा आरबीआई द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे कार्ड के टोकनाइजेशन का मतलब क्या है, टोकनाइजेशन ऑफ, हमारा टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स, तो हम ऑप्शन क्या क्या दिया है हमारे पास, इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, रिप्लेस एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विथ अ यूनिक अल्टरनेट कोड फॉर सिक्योरिटी, तीसरा बोल रहा है अलाउ कार्ड्स टू बी यूज्ड एज बस टिकट्स, ये भी गलत है, बैन द यूज ऑफ फिजिकल कार्ड्स, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा के लिए असली कार्ड डिटेल्स को एक यूनिक वैकल्पिक कोड से बदलना, जो भी हमारे पास बैंक जो हमारा कार्ड को स्वाइप करेंगे ना हम लोग, तो वहां पर हमारे एक यूनिक आईडी बनेगा, उस आईडी मतलब एक यूनिक कोड निकल जाएगा, जैसे हमारा ओटीपी होता है,
यहाँ पर एकदम ओटीपी के हम लोग इक्विवेलेंट नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कभी भी इस बैंक से, मतलब मान लेते हैं गिरीश नायक नाम से कोई पर्सन है, इसका जो बैंक अकाउंट का डिटेल रहेगा ना, उसका बैंक अकाउंट के डिटेल के नाम से ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ट्रांजैक्शन होगा एक यूनिक आईडी से। ये है हमारा टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को कौन सी अथॉरिटी रेगुलेट करती है? कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है, तो इसका संबंध हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो स्टॉक मार्केट में हमारा कौन काम करता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया हुआ है सेबी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसका आरोप अक्सर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाया जाता है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एक्चुअल में ये है कि अगर किसी को पता है कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो वो अपने हिसाब से पहले से बता दिया रहेगा, अपने लोगों को लगा दिया रहेगा कि भैया ये वाले का ना परचेस कर लो, ये वाले का जो शेयर है उसको परचेस कर लो, और जैसे ही ये मार्केट ऊपर जाएगा आप एक टाइम के बाद उसको आप सेल कर देना, सेल आउट कर देना। या फिर अगर मार्केट गिरने वाला है तो पहले से ही उसको बता देते हैं कि भैया मैं कुछ ऐसा कमेंट करने वाला हूँ जिससे मार्केट गिरेगा, और वहां पर फिर आप लोग देखोगे कि वहां पर ऐसा कुछ कमेंट जरूर आता है, और कमेंट आया, मार्केट गिरा, और उतने टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने पैसे बना लेते हैं अपने लोगों के माध्यम से, इसीलिए उसके ऊपर केस चल रहा था इनसाइडर ट्रेडिंग का, उसके ऊपर आरोप लगा था। तो उस आधार पे तो वही वाला क्वेश्चन हमारे पास आया है, स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? किसी बिल्डिंग के अंदर स्टॉक खरीदना नहीं, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल जो गोपनीय हमारे पास रहता है, ठीक है, गोपनीय जानकारी के आधार पे अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सेबी द्वारा शुरू किए गए T+1 सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या है? ट्रेड को एक दिन के अंदर कैंसिल करना, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड फंड्स आर सेटल्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रेड। तीसरा बोल रहा है ओनली वन ट्रेड इज अलाउड पर डे, टैक्सेस आर पेड वन डे बिफोर द ट्रेड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटीज एंड फंड्स आर सेटल्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ द ट्रेड। जिस दिन ट्रेड किए उसके 24 घंटे के अंदर आपको सेटल करना है, यही है हमारा T+1 सेटलमेंट सिस्टम हमारे सेबी का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है हमारे पास सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? ठीक है, ये बहुत ही पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है माधवी पुरीबुच, दूसरा ऑप्शन दिया निर्मला सीतारमण, तीसरा बोला अरुंधति भट्टाचार्य, और चौथा है किरण मजूमदार शॉ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? माधवीपुरी बुच, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ब्लू चिप कंपनी वह होती है जो, ठीक है, ब्लू चिप कंपनी को किसको बोलते हैं ऐसा पूछ रहा है, इज अ न्यूली स्टार्टेड, दूसरा बोल रहा है हैज अ रेपुटेशन फॉर क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा बोल रहा है ओनली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस कंप्यूटर चिप्स, और क्या बोल रहा है इज करेंटली इन हैवी लॉस, नहीं हैवी लॉस वाला नहीं है, ओनली प्रोड्यूसेस ये भी नहीं है, ठीक है, न्यूली स्टार्टेड कंपनी को भी नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? क्वालिटी, विश्वसनीयता और मुनाफे की लिए जानी जाती है उन सारे कंपनीज को हम लोग ब्लू चिप कंपनी बोल देते हैं। अगला है हमारे पास सॉवरेन गोल्ड फंड बॉन्ड्स, ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई द्वारा किसकी ओर से जारी किए जाते हैं? तो किसकी ओर से जारी किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गोल्ड ज्वेलर्स, ठीक है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो रहता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ये बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखे रहना कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राइस रिगिंग, ठीक है, प्राइस रिगिंग ये क्या होता है? तो हमारे पास इज एन इलीगल प्रैक्टिस, ये पहली बात तो ये इलीगल है। दूसरी बात अब हमारे पास पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या 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 चीज से रिलेटेड है? तो प्राइजेस आर लोअर्ड फॉर दी पुअर, ठीक है, गरीबों के लिए कीमतें कम कर दी जाती है, ऐसा तो इसमें नहीं होता है, ठीक है। कीमत में टैक्स शामिल होते हैं? नहीं। कीमतें सरकार तय करती है? नहीं।
निवेशक को धोखा देने के लिए स्टॉक की कीमतों में जानबूझकर हेरफेर किया जाता है। ये इलीगल है, प्राइस रिगिंग जो है, और यही हमारे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, ठीक है, का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थानीय रिटेल निवेशक, सेबी में रजिस्टर्ड न होने वाले विदेशी निवेशक जो भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी शेयर खरीदने के लिए, और चौथा बोल रहा है बैंक एक दूसरे को लोन देने के लिए। तो होता क्या है, अगर हम लोग का अगर कोई पर्सन जैसे कोई यूएसए में बैठा हुआ है जिसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है ना, अब यहाँ पर प्रॉब्लम उसको क्या आएगी, अगर वो ना डायरेक्ट मतलब एक प्रॉपर एक फॉर्मल वे से अगर ना वो इन्वेस्ट करे ना, तो उसके ऊपर टैक्स इतना सारा लग जाता है कि उसको ना प्रॉफिट नजर नहीं आता है। तो वो चाहता है कि उसके ऊपर कोई और इन्वेस्ट कर दे मेरे बदले। तो अलग अलग ना हमारे पास ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। तो वो पर्सन क्या करेगा, वो इस एफआईआई को पैसा दे देगा, और ये एफआईआई उसके लिए ना एक टोकन दे देगा या फिर उसका रिसिप्ट दे देता है, उसी को ही बोलते हैं पी नोट्स, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। और वो क्या कर देता है, जितना दिया रहता है ना उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, हमारे पास स्थानीय रिटेल निवेशक, ये नहीं है भाई। तो हमारा सेबी में रजिस्टर्ड न होने वाले विदेशी निवेशक जो भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। और इसको लाने का मेन रीजन यही है कि ऐसे निवेशक निवेश करने के लिए उनके पास एक ऑप्शन रहे, ठीक है। अगला है हमारे पास सेंसेक्स इंडेक्स कितनी कंपनियों के परफॉर्मेंस पर आधारित होता है? इसको तो मैं पहले भी बताया हुआ हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, जब हम लोग स्टॉक मार्केट वाला देख रहे थे तो 30 कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। अगला है हमारे पास इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किस मार्केट में होती है? आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है, जब पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर को लेके आती है मार्केट में, हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, कमोडिटी और डेट मार्केट। तो हमारा पहली बार आ रहा है तो प्राइमरी में जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला पूछ रहा है हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय वर्कफोर्स का कितना प्रतिशत स्वरोजगार में इन्वॉल्व है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जा सकता है। तो 25%, 42%, 58% और 75। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58%। फैक्चुअल डेटा है, एकदम अच्छे से याद रखेंगे। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक हमारे क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, इज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक और एनएसएस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। नीति आयोग जारी करता है भाई हमारा एमपीआई का लिस्ट को। अगला है हमारे पास फ्रिक्वेंशियल बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन, ठीक है, क्या होता है तब हम लोग को फ्रिक्शनल बेरोजगारी दिखाई देता है। तो फ्रिक्शनल या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जब हम लोग एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे पहले हम लोग वहाँ पर हमारे पास वर्क फोर्स था, ठीक है, वहाँ पर इन्वॉल्व था, वहाँ पर काम करता था, लेकिन किसी कारण से अगर शिफ्टिंग हो रहा है तो उस शिफ्टिंग के दौरान कुछ लोगों का वहाँ पर जॉब चला जाता है। तो इस टाइप से जब वो कोई बेरोजगार हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग घर्षणात्मक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मशीनों और इंसानों के बीच टकराव नहीं, लोग एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं या फिर अपनी पहली नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास बोल रहा है इकोनॉमी मंद होती है, और चौथा बोल रहा है मजदूरों के स्किल्स उपलब्ध नौकरियों से मेल नहीं खाते हैं। तो ये कुछ नहीं है भाई, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो हमारा ये या तो हमारा इंस्टीट्यूशन शिफ्ट हो जाए, या फिर अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना चाह रहा है तो वहां पर भी हम लोग को सेम टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। अगला है हमारे पास पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन सा संगठन आयोजित करता है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है श्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग और आरबीआई। तो हमारा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ये हमारा, ठीक है, पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास किसी अर्थव्यवस्था में एल आकार की रिकवरी का मतलब क्या है? एल आकार की रिकवरी, अलग अलग टाइप से ना रिकवरी होता है मार्केट में। जैसे हमारे पास एक होता है हमारे पास वी शेप। ये वी शेप क्या होता है, अगर किसी इकोनॉमी का मार्केट लगातार नीचे गिरा और एक पॉइंट पे आने के बाद वापस से ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये हमारा वी शेप रिकवरी हो जाता है।
यू शेप में क्या होता है, यू शेप ऐसा, ठीक है, जैसा हम लोग लेटर रहता है ना वैसे ही हम लोग को वहाँ पर अलग अलग टाइप का रिकवरी का पैटर्न दिखाई देता है। तो आराम से मतलब जब गिरता है ना तो स्पीड से गिरता है, उसके बाद फिर थोड़े मंद गति से, यहाँ पर क्या होगा अचानक से ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आराम से, यहाँ पर कुछ टाइम इंटरवल लेगा, उसके बाद में फिर वापस से बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये वाला रहता है हमारा यू शेप रिकवरी। एक होता है हमारे पास के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी ये हमारे कोविड के टाइम में हम लोग को दिखाई दिया। इसमें क्या होता है कि मार्केट ना धड़ से गिरेगा, ठीक है, और फिर जब रिकवरी स्टार्ट होगी ना तो कुछ सेक्शन में रिकवरी होगी और कुछ लगातार डिक्लाइन में ही जाएगा। जब ऐसा वाला रिकवरी दिखाई देता है तो वहां पर के शेप दिख गया, तो वहां पर के शेप रिकवरी होगा। अब हमारे पास यह पूछ के रहे एल शेप रिकवरी। एल शेप रिकवरी में क्या होगा, हमारे पास शेप एल बनने वाला है। मतलब हम लोग का पहले तो एकदम तगड़े से लॉस हुआ, उसके बाद जब बारी आती है रिकवरी की तो रिकवरी अपर डाउन में नहीं मतलब अपर साइड में नहीं जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बस लॉस अब और नहीं हो रहा है लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तब वो वाले केस में हम लोग को दिखाई देता है एल शेप रिकवरी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, जल्दी से सामान्य स्थिति में वापस आना, धीमे धीरे धीरे रिकवरी, तीसरा बोल रहा है अर्थव्यवस्था गिरती है और लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी रहती है, गिरती है और लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी रहती है, ठीक है। तो हम लोग का यही ऑप्शन सीधा दिखाई दे रहा है। और चौथा भी देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था गिरने से पहले की तुलना में तेजी से बढ़ती है। पहले जितना ये थोड़ा गिरा उससे ज्यादा बढ़ता है, तो एक ऐसा शेप दिखाई दे रहा है। या तो ये वी शेप भी इसको मान सकते हैं या फिर इसको राइट सिंबल भी मान सकते हैं, दो टाइप का हम लोग को वहां पर दिखाई देता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस 30 क्वेश्चन के बाद फिर अगले मिसेलिनियस के हम लोग सेक्शन में मिलते हैं।